नमस्कार बच्चों। पहले हम आपको चैप्टर 3 पढ़ा चुके हैं। साना साना हाथ जोड़ी, उसका पार्ट 1 हमने आपको पढ़ा दिया था और उम्मीद करती हूँ कि आप सबको समझ में भी आ गया होगा। आज हम उसका पार्ट 2 पढ़ाने जा रहे हैं, तो ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। जो हमने पढ़ा दिया था अब उससे आगे हम आपको चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं, ठीक है। पहली बार एहसास हुआ जीवन का आनंद है, यही चलायमान सौंदर्य है। संपूर्णता के उन क्षणों में मैं मन इस बिखरे सौंदर्य से इस कदर एकात्म हो रहा था कि भीतर बाहर की रेखा मिट गई थी। बच्चों, आपको ये समझ में आ गया होगा कि चारों तरफ जब हम वहाँ पर गए थे तो चारों तरफ कैसे हरियाली और बहुत सुंदर, बहुत आनंदपूर्ण वातावरण हो रहा था। आत्मा की सारी खिड़कियाँ खुलने लगी थी, यानी कि मन बहुत अच्छा हो गया था। मैं सचमुच ईश्वर के निकट थी। सुबह सीखी प्रार्थना फिर होठों को छूने लगी थी। साना साना हाथ जोड़ी की तभी वह अतीन्द्रिय संसार खंड खंड हो गया। वह महाभाव सूखी टहनी सा टूट गया। दरअसल मंत्रमुग्ध सी मैं तंद्रित अवस्था में ही थोड़ी दूर तक निकल आई थी कि अचानक पांव पर ब्रेक सी लगी, यानी कि अचानक मेरे क्या हुए, पैर रुक गए थे। जैसी समाधिस्थ भाव में नृत्य करती किसी आत्मलीन नृत्यांगना की नुपुर अचानक टूट गई हों। समाधिस्थ यानी कि बिल्कुल शांत तरीके से रहना, ना किसी से बोलना। समाधि जैसे एक जगह चुपचाप बैठ जाते हैं, उसी प्रकार से मैं कैसी होगी, आत्मलीन होगी, आत्मा में एकदम लीन होगी। जैसे कि नृत्यांगना होती है जो नाचने वाली होती है, उसके अचानक नाचते नाचते पैरों की नुपुर यानी कि घुंघरू टूट जाते हैं, ऐसा ही हो गया था। मैंने देखा इस अद्वितीय सौंदर्य से निरपेक्ष कुछ पहाड़ी औरतें पत्थरों पर बैठी पत्थरें तोड़ रही थी। गुथे आटे सी कोमल काया पर हाथों में कुदाल और हथौड़े, कईयों की पीठ पर बंधी डोको जो पीठ पे बंधी होती है टोकरी, उनको क्या बोलते हैं, जो बड़ी टोकरी होती है उनको क्या बोलते हैं हम, ढोको में उनके बच्चे भी बंधे हुए थे। कुछ कुदाल को भरपूर ताकत के साथ जमीन पर मार रही थी। कुदाल एक मतलब हथौड़े का ही रूप होता है, उसको बोलते हैं। इतने स्वर्गीय सौंदर्य, नदी, फूलों, वादियों और झरनों के बीच भूख, मौत, दैन्य और जिंदा रहने की यह जंग, मातृत्व और श्रम साधना साथ साथ। वहीं पर खड़े BRO यानी कि बोर्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन के एक कर्मचारी से मैंने पूछा, यह क्या हो रहा है। उसने चुहलबाजी के अंदाज में बताया कि जिन रास्तों से गुजरते हुए आप हिम शिखरों, हिम यानी कि बर्फ़, शिखर यानी कि पहाड़, बर्फ़ के पहाड़ों से टक्कर लेने जा रही हैं, उन्हीं रास्तों को ये पहाड़ीन चौड़ा बना रही हैं। बड़ा खतरनाक कार्य होगा। यह मेरे मुंह से अकस्मात निकल आया। अचानक मेरे मुंह से क्या निकल आया है कि यह तो बहुत खतरनाक काम है। वह संजीदा हो गया, कहने लगा, पिछले महीने तो एक की जान भी चली गई थी। बड़ा दुस्साध्य कार्य है, यानी कि बहुत कठिन कार्य है पहाड़ों पर रास्ता बनाना। पहले डायनामाइट से चट्टानों को उड़ा दिया जाता था, फिर बड़े बड़े पत्थरों को तोड़ मोड़ कर एक आकार के छोटे छोटे पत्थरों में बदला जाता है। फिर बड़े से जाले में उन्हें लंबी पट्टी की तरह बिठाकर कटे रास्तों पर बाड़ी की तरह लगाया जाता है। जरा सी चूक और सीधा पाताल में प्रवेश। और तभी मुझे ध्यान आया, इन्हीं रास्तों पर एक जगह सिक्किम सरकार का बोर्ड लगा था। किसका बोर्ड लगा हुआ था? सिक्किम सरकार का, जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में क्या लिखा हुआ था? एवर वंडर्ड हु डिफाइंड दैट टू बिल्ड दीज रोड्स। देखिए बच्चों, जब हम कहीं जाते हैं तो बोर्ड पर लिखा होता है ना, कृपया गाड़ी धीरे चलाएं, आगे खतरा है, लिखा होता है, आपने देखा होगा ना। इसी प्रकार से यहाँ पर भी लिखा होगा। आप ताज्जुब करेंगे, पर इन रास्तों को बनाने में लोगों ने मौत को जुटलाया है। एकाएक यानी कि अचानक मेरा मानसिक चैनल बदला, मन पीछे घूम गया। इसी प्रकार एक बार पलामू और गुमला के जंगलों में देखा था। पीठ पर बच्चे को कपड़े से बांधकर पत्तों की तलाश में वन वन डोलती आदिवासियाँ युवतियाँ।
उन आदिवासी युवतियों के फूले हुए पांव और इन पत्थर तोड़ती पहाड़ियों के हाथों में पड़े ठाटे एक ही कहानी कह रहे थे कि आम जिंदगियों की क्या कह रहे थे कि आम जिंदगियों की कहानी हर जगह एक सी है। सारी मलाई एक तरफ, सारे आंसू, अभाव, यातना और वंचना एक तरफ। और तभी मेरी सहयात्री यानी कि जो मेरे साथ यात्रा कर रही थी, मणि और जितेन मुझे खोजते खोजते यानी कि ढूंढते ढूंढते वहाँ तक आ गए थे। मुझे गमगीन देख जितेन कहने लगा, यानी कि गम मतलब दुख में देखा उन्होंने, और वो क्या कहने लगे, मैडम ये मेरे देश की आम जनता है, इन्हें तो आप कहीं भी देख लेंगी, आप इन्हें नहीं पहाड़ों की सुंदरता को देखिए। उन्होंने क्या कहा कि आप इनको मत देखो, ये तो पब्लिक आप कहीं भी देख सकते हैं, ये जो पहाड़ है इनकी सुंदरता को देखो आप, जिसके लिए आप इतने पैसे खर्च कर कर आए हैं। ये देश की आम जनता ही नहीं, जीवन का प्रति संतुलन भी है। ये वेस्ट एट रिपेइंग है, कितना कम लेकर ये समाज को कितना अधिक वापस लौटा देती हैं। मन ही मन में सोचा मैंने। हम वापस जीप की ओर मुड़ने लगे कि तभी मैंने देखा वे एक श्रम सुंदरियाँ किसी बात पर इस तरह खिलखिलाकर हंस पड़ी थी कि जीवन लहरा उठा था और वह सारा खंडल ताजमहल बन गया था। यानी कि जहाँ पर गम का माहौल था, अचानक कुछ ऐसा हुआ कि वो लोग सब एक साथ हंसने लगे। हम लगातार ऊंचाइयों पर चढ़ते जा रहे थे। जितेन बता रहा था कि अब हम हर मोड़ पर हेयर पिन बेट लेंगे और तेज़ी से ऊंचाई पर चढ़ते जाएंगे। हेयर पिन बेट के ठीक पहले एक पड़ाव पर देखा 7-8 वर्ष की उम्र के ढेर सारे पहाड़ी बच्चे स्कूल से लौट रहे थे और हमसे लिफ्ट मांग रहे थे। जितेन ने बताया कि हर दिन 3-3.5 किलोमीटर की पहाड़ी चढ़ाई चढ़कर ये बच्चे कहाँ जाते हैं, स्कूल जाते हैं। क्या स्कूली बस नहीं है? मणि के पूछने पर जितेन हंस पड़ा। मैडम यह मैदानी नहीं पहाड़ी इलाका है, मैदान की तरह यहाँ कोई भी आपको चिकना बर्फीला नहीं मिलेगा। यहाँ जीवन कठोर है, यानी कि कठिन है। नीचे तराई में ले देकर एक ही स्कूल है, दूर दूर से बच्चे उसी स्कूल में जाते हैं और सिर्फ पढ़ते ही नहीं, इनमें से अधिकांश बच्चे शाम के समय अपनी माँओं के साथ मवेशियों को चराते हैं, यानी कि जो गाय बकरी होती हैं उनको पानी भरते हैं, जंगल से लकड़ियों के भारी भारी गट्ठर ढोते हैं। खुद मैंने भी ढोए थे। खतरा अब धीरे धीरे बढ़ने लगा था। रास्ते और भी सकरे होते जा रहे थे। कई बार लगता जैसे रास्तों को इंच टेप से नापकर एक जीप जितना ही चौड़ा बनाया गया है कि जरा भी संतुलन बिगड़े। अब क्या होगा, अगर थोड़ा सा भी पहाड़ी पर आपने देखा होगा, आप भी कभी गए हैं, तो फिर क्या होता है, जरा सा भी संतुलन बिगड़े, इंच भर भी जीप इधर उधर खिसके तो हम सीधे घाटियों में। इन रास्तों पर जगह जगह लिखी चेतावनियाँ भी हमें खतरों के प्रति सजग कर रही थी। सामने ही लिखा था, धीरे चलाएं, घर में बच्चे आपका इंतज़ार कर रहे हैं। देखिए बच्चों, आप जब कहीं भी जाते हो तो आपको चेतावनी लिखी होती है ना कि आगे खतरा है, बच कर रहें। ऐसे ही यहाँ पर लिखा हुआ था कि आप कृपया गाड़ी को धीरे चलाएं और घर पर आपका कौन इंतज़ार कर रहे हैं, बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं, परिवार आपका इंतज़ार कर रहा है। थोड़ा और आगे बढ़े कि फिर एक चेतावनी, वी केयर मैन इंटर अराउंड। पर हमें नरभक्षी जानवर नहीं, दूध देने वाले याक दिखे, काले काले ढेर सारे याक, पहाड़ों पर गिरती बर्फ से प्राकृतिक ढंग से रक्षा करने वाले घने घने बालों वाले याक। सूरज ढलने लगा था। हमने देखा कुछ पहाड़ी औरतें गायों को चराकर वापस लौट रही थीं। कुछ के सिर पर लकड़ियों के भारी भरकम गट्ठर थे, जो लकड़ियों को सिर पर रख लेते बांध कर। ऊपर आसमान फिर धुंध और बादलों से घिरा हुआ था। उतरती संध्या में जीप अब चाय के बागानों से गुजर रही थी कि फिर एक दृश्य ने मुझे खींचा। नीचे चाय के हरे भरे बागानों में कई युवतियाँ बोकू पहने यानी कि एक सिक्किम का परिधान होता है, वहाँ पर किस तरह के कपड़े पहनते हैं, चाय की पत्तियाँ तोड़ रही थीं। नदी की तरह उफान लेता उनका यौवन और श्रम से दमकता गुलाबी चेहरा। एक युवती ने चटक लाल रंग का बोकू पहन रखा था।
सघन हरियाली के बीच चटक लाल रंग डूबते सूरज की स्वर्णिम और सात्विक आभा में कुछ इस तरह इंद्रधनुषी छटा बिखेर रहा था कि मंत्रमुग्ध सी मैं चीख पड़ी थी। इतना अधिक सौंदर्य मेरे लिए असह्य था। यूमथांग पहुंचने के लिए हमें रात भर लायुंग में पड़ाव लेना था। कहाँ पर पड़ाव लेना था, कहाँ पर रुकना था उनको, किस जगह? लायुंग में। गगनचुंबी पहाड़ों के तल में सांस लेती एक नन्ही सी शांत बस्ती लायुंग। सारी दौड़ धूप में दूर जिंदगी जहां निश्चित सो रही थी, उसी लायुंग में हम ठहरे थे। तिस्ता नदी के तीर पर बसे लकड़ी के एक छोटे से घर में मुंह हाथ धोकर मैं तुरंत ही तिस्ता नदी के किनारे बिखरे पत्थरों पर बैठ गई। सामने ऊपर से बहता झरना नीचे कल कल बहती तिस्ता में मिल रहा था। मध्यम मध्यम यानी कि धीरे धीरे हल्की हल्की हवा बह रही थी। पेड़ पौधे झूम रहे थे। गहरे बादलों की परत ने चांद को ढक रखा था। बाहर परिंदे यानी कि पक्षी और लोग अपने घर को लौट रहे थे। वातावरण में अद्भुत शांति थी। मंदिर की घंटियों सी घुंघरुओं की रुनझुनाहट सी आंखें अनायास भर आई। ज्ञान का नन्हा सा बोधित्व जैसे भीतर उगने लगा। वहीं सुख शांति और सुकून है, जहाँ अखंड संपूर्णता है। पेड़ पौधे पशु और आदमी सब अपनी अपनी लय ताल और गति में हैं। हमारी पीढ़ी ने प्रकृति की इस लय ताल और गति से खिलवाड़ कर अक्षम्य अपराध किया है। हिमालय अब मेरे लिए कविता ही नहीं दर्शन बन गया है। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ आपको इतना तो समझ में आ गया होगा। अब इसका हम पार्ट 3 कराएंगे इसका नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि इतना आपको समझ में आ जाए, और उम्मीद करती हूँ इतना समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पर्सनली पूछ सकते हैं।